बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 2018 फर्स्ट पेपर का सेक्शन डी डिस्कस करेंगे। बी और सी को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4A, व्हाट आर Grignard reagent, how they are prepared, write down the mechanism for the reaction of Grignard's reagent with an ester। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है वो आपने ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के रिएक्शंस वगैरह कर लिए थे। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म, एस्टर का मैकेनिज्म तो आपको आ गया। ठीक है, लेकिन इनकी डेफिनेशन, ये प्रिपेयर कैसे होते हैं, ये सब का सब आप जो है वो इस वीडियो में करेंगे। और यहाँ पर एक जो यहाँ पर मिस हुआ है क्वेश्चन, जो अक्सर पूछा जाता है कि ग्रिग्नॉर्ड्स की रिएक्टिविटी, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पर कवर करवा दूंगी, ताकि अगर आपका क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड देयर रिएक्टिविटी, हाउ दे रिएक्ट। ठीक है, यानी रिएक्टिविटी वो क्यों बहुत ज़्यादा यानी एक्सीलेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है, हेल्पिंग वीडियो, वो अपलोड हो गई है ऑलरेडी, आपने वॉच कर लिया। तो ये सारा का सारा आपने अंडरस्टैंड भी कर लिया है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होते हैं, उनको प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, और उनकी जो रिएक्टिविटी है वो किस वजह से रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो है वो सारा का सारा मैकेनिज्म है एस्टर का विद द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो ये आपके पास 4 स्टेप्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का बी, हाउ विल यू कन्वर्ट ब्यूटानोन इनटू एसिटिक एसिड, 2 ब्यूटाइन इनटू सिस 2 ब्यूटीन एंड इथाइल क्लोराइड इनटू इथीन। अब देखें, अब ये तो कन्वर्जन्स है, कन्वर्जन्स ऑलरेडी पीछे आ रही हैं और आप इसको रिपीट ही कंसिडर करेंगे स्लाइड चेंज के साथ। तो इनको हम स्लाइड चेंज के साथ इन क्वेश्चंस को कंसिडर करते हैं ना। ठीक है, तो अब ब्यूटानोन का आपको सिंपल पता है कि यानी 4 कार्बन्स है। ठीक है, यानी सबसे पहले हम यहाँ पर 4 कार्बन्स लगा लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। अब कीटोन है, ऑन का मतलब कीटोन, इसका मतलब है कि फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन पे तो डबल बॉन्ड ओ लग नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि किसी इन दोनों में से किसी भी एक कार्बन पे लग जाएगा। ठीक है, ये ब्यूटानोन बच जाएगा। इससे आपने एसिटिक एसिड बनाना है। ठीक है, आपने एसिटिक एसिड बनाना है। तो अब आप कहेंगे कि हमने इससे एसिटिक एसिड कैसे बनाना है, तो आपने कीटोन की ऑक्सीडेशन पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया कि हम जो है वो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन आएगा और जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो कार्बोनिल है ना, कार्बोनिल वो कौन सी चेन के साथ जाता है, लेस नंबर ऑफ कार्बन्स वाली चेन के साथ जाता है। ठीक है, और बाकी जो है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो आपके पास 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 2 ब्यूटाइन से सिस 2 ब्यूटीन बनाना है। तो ऑब्वियसली बात है कि 2 ब्यूटाइन से सिस और ट्रांस आप दोनों बना सकते हैं, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ से आपको सिस ही पूछा हुआ है, तो आपने लिंडलेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में प्लेटियम बेरियम सल्फेट क्विनोलिन की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करना है और सिस 2 ब्यूटीन बन जाएगा। और इसी तरह आपको ट्रांस का भी आता है कि वो किस तरह से ट्रांस बनाएंगे। ठीक है, और लास्ट में आपके पास क्वेश्चन है इथाइल क्लोराइड से इथीन प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये देखें इथाइल क्लोराइड है, इसे इथीन प्रिपेयर करना है सिंपल अल्कोहलिक OH की प्रेजेंस में। तो मतलब ये बहुत ही सिंपल कन्वर्जन्स थी, बहुत ही सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, डिफाइन पॉलीमर्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड, एक्सप्लेन ईच टाइप गिविंग एन एग्जांपल। अब देखें आप के पास जो पॉलीमर्स की टाइप्स है डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म या प्रोसीजर या मेथड दे फॉर्म। ठीक है, तो उसमें आप उसको कहते हैं कि एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, और उसमें आपने वही यानी PVC या इथाइलिन, पॉलीइथाइलिन की एग्जांपल याद की हुई है, और कंडेंसेशन में आपने जो है वो नाइलॉन की एग्जांपल याद की हुई है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा कि इनकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ मेथड दे आर फॉर्म्ड। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ मोनोमर्स करना है, तो उनका नाम डिफरेंट हो जाएगा, उनका नाम हो जाएगा होमोपोलीमर्स। ठीक है, और कोपोलीमर्स, लेकिन एग्जांपल्स उनकी वही होंगी। होमोपोलीमर की एग्जांपल्स PVC और पॉलीइथाइलिन होगी और कोपोलीमर की नायलॉन होगी। ठीक है, बस क्लासिफिकेशन के ऊपर नाम जो है वो चेंज होंगे। तो ये भी एज इट इज़ जो है रिपीट हो रहा है क्वेश्चन आपने पिछले पेपर्स में। वैसे मैंने यहाँ पर एक ईयर जो है वो मेंशन किया होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेपर्स में ये रिपीट हुई होती हैं चीज़ें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पीछे 10-20 पेपर्स में से अलग अलग से यानी क्वेश्चन बार बार ढूंढना, फाइंड करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स
possesses high binding energies, show variable oxidation states and form substituted alloys। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीछे कहीं भी रिपीट नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन के बाद आपका ऑलमोस्ट चैप्टर 14 जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है डिटेल से डिस्कस करने हैं। इसके लिए कोई हेल्पिंग वीडियोस नहीं है, यहीं पर आपने इसको अंडरस्टैंड भी करना है और इसको लिखना कैसे है वो भी आपने देखना है। बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर रिलेटेड विद द बाइंडिंग एनर्जीज। अब मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना हमारे पास, अच्छा यहाँ पर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें आपके पास यानी स्पेस का कोई इशू नहीं होता, तो आपको प्रॉपरली सारा का सारा कुछ एक्सप्लेन करना है, जो भी उस टॉपिक में मेन पॉइंट्स हैं वो सब एक्सप्लेन करने होते हैं, ठीक है। और अगर कोई ग्राफ है, कोई डायग्राम है, वो भी आपने ड्रॉ करनी है, कोई टेबल अगर है या कुछ भी, तो वो भी आपको ड्रॉ करना होता है। लॉन्ग क्वेश्चंस में इसका कोई इशू नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा स्पेस दी जाती है। तो सबसे पहले आपने बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन लिख लेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स रेफर्स टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द एटम्स इन अ क्रिस्टल और सॉलिड मटेरियल एंड इट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय, मतलब बेसिकली यानी हम आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी एटम्स जो है ना किसी भी मेटल के, ट्रांजिशन मेटल के, उनके एटम्स आपस में जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस में, उनको सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, उसको इंडिविजुअल एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो आपके पास होती है बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि वो आपस में बाइंड हुए हैं और उनको अनबाइंड करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। और ये बाइंडिंग एनर्जी किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है? इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्डिंग। यानी यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यानी एक एटम का दूसरे एटम के साथ जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जो है वो हाई आएगी, ठीक है। यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाता है। अच्छा, अब इसके एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे कि जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जैसे कि अगर हम कहें कि उनकी डेंसिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट या वट, ठीक है, जो भी उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिलेट करती हैं विद द बाइंडिंग एनर्जीज, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हार्ड, टफ, हैविंग हाई डेंसिटी, मैलिएबल एंड डक्टाइल। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो उनकी बाइंडिंग एनर्जी की वजह से ही हैं, ठीक है। मैलिएबल हैं, डक्टाइल हैं। अब मैलिएबल डक्टाइल का मतलब है कि उनको इन मेटल्स को ना यानी ऐसे वायर्स की फॉर्म में और शीट्स की फॉर्म में, पतली पतली सी शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन वो फिर भी अलग नहीं होती, टूटती नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि उनकी बाइंडिंग एनर्जीज हाई हैं, क्योंकि और इसी वजह से एक एटम को दूसरे एटम से तोड़ना मुश्किल है, तो हम उसको यानी प्रेशर अप्लाई कर करके उसको वायर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और थिन शीट्स की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ किस वजह से हैं? हाई बाइंडिंग एनर्जीज की वजह से। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर्स आर हायर देन दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये भी सारी की सारी चीज़ें किस वजह से हैं? ये हमारे पास यानी उनकी हाई बाइंडिंग एनर्जीज की वजह से हैं, ठीक है। तो इसकी आपने रीजन की हेडिंग देने हैं कि ऑल द प्रॉपर्टीज आर द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द डीलोकलाइजेशन, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास अगर हम कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट देखें तो उसमें हमारे पास ऑर्गॉन के बाद यहाँ पर आ जाता है तकरीबन यानी 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और उसके बाद 3d में यहाँ पर आपके पास यानी 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, ये जितने भी आ जाएंगे, ठीक है। अब डी ऑर्बिटल के साथ साथ एस ऑर्बिटल्स भी जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं डीलोकलाइजेशन में। सो द मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग इन द ट्रांजिशन मेटल्स रिजल्टिंग इन द हाई बाइंडिंग एनर्जीज। यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं बॉन्ड शॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है वेरिएशन इन बाइंडिंग एनर्जीज। अब हम अगर सब में देखें यानी स्कैंडियम से लेके 3D सीरीज़ में देखें, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, कि किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है कि जिसका जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा होते जाएंगे तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। तो यहाँ पर व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी डी ब्लॉक सीरीज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज अप टू 5th ग्रुप वैनेडियम फैमिली एंड 6th B ग्रुप क्रोमियम फैमिली, ठीक है। यानी 5th 6th तक उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स एंड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिकम 0 एट ग्रुप 2B एंड यानी बिल्कुल जिंक वाला जो है, ठीक है, उस पर जाके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल 0 हो जाते हैं। इट मीन्स दैट द बाइंडिंग फोर्सेज गो ऑन इंक्रीजिंग अप टू वैनेडियम एंड देन डिक्रीज आफ्टर दैट।
अब क्या होता है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं वेनेडियम, वेनेडियम तक जो अगर आप देखें अपनी बुक में भी देखें, यानी स्कैंडियम, ठीक है, उसके बाद टाइटेनियम, और देन आ जाता है हमारे पास वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, और फिर आयरन आ जाता है 26 पे, और फिर कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर एंड जिंक, ठीक है। तो अब यानी जो स्कैंडियम था उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, टाइटेनियम में जो है वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वेनेडियम में 3 आ गए, फिर क्रोमियम में हमारे पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन 4 नहीं होते, ठीक है, क्योंकि जो एस वाला है ना वो भी यहाँ पर आ जाता है, और 5 अनपेयर्ड इधर हो जाते हैं, और 6th वाला यहाँ पर अनपेयर्ड हो जाता है, ठीक है। तो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम में हो जाते हैं। और उसके बाद फिर मैग्नीज में हमारे पास अगेन कितने आ जाते हैं, 5, ठीक है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और आयरन में जो है वो हमारे पास 4 आ जाते हैं, कोबाल्ट में 3, निकल में 2, कॉपर में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिंक में 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें लगता है कि क्रोमियम की सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन असल में जब प्रैक्टिकली चेक किया जाता है तो वेनेडियम की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, और क्रोमियम की कम होती है। तो अब इस चीज़ का भी एक अलग से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यानी अब हमें जब बोलना है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास कहाँ तक जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, वेनेडियम तक। हमने कहा ना कि वेनेडियम फैमिली तक जो है वो यानी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है, हमने उसमें क्रोमियम का नहीं लिखना, ठीक है, क्रोमियम का नहीं लिखना। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, आपकी बुक में लिखा हुआ था, लेकिन अगर आप ये ना लिखें अप टू द ग्रुप 5B एंड 6B, चलें 6B तक लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अथेंटिक आंसर यही है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी डी सीरीज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज अप टू वेनेडियम, यानी 5th B वेनेडियम फैमिली। After that, the pairing of electrons starts, and the unpaired electron becomes 0 at 2B. It means the binding force goes on increasing up to vanadium family and then decrease after that. This is the correct answer. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाई क्रोमियम हैज़ लेस बाइंडिंग एनर्जी देन वेनेडियम। ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अगर तो वैसे लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है कि आप बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्लेन करें, तो आपने इसकी हेडिंग खुद से ही दे देनी है कि क्रोमियम जो है आपने वहाँ पे लिखना है कि क्रोमियम हैज़, यानी वाई नहीं लिखना हेडिंग में, क्रोमियम हैज़ लेस बाइंडिंग एनर्जी देन वेनेडियम, और फिर इसको आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। वेनेडियम्स 3 unpaired electrons contribute more effectively to the metallic bonding than chromium 6 electrons, ठीक है, क्यों? Even though chromium's half filled d orbital is more stable, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल इन क्रोमियम मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर टाइटली, रिड्यूसिंग देयर डीलोकलाइजेशन एंड वीकनिंग द मेटालिक बॉन्डिंग। अब अगर हम यहाँ पर देखें वेनेडियम का सिचुएशन देखें, इस तरीके से हमारे पास, ठीक है, और ये आगे इसके ये 2 एम्प्टी हैं और एस बी कम्प्लीटली एम्प्टी है, ठीक है। और अगर हम क्रोमियम को देखें तो क्रोमियम के पास क्या है, सारा का सारा हाफ फिल्ड हो गया, यानी 1 2 3 4 5, और ये एस में भी 1 है, तो ये हाफ फिल्ड सिचुएशन में आ गया है, ठीक है। ये किस में आ गया, हाफ फिल्ड सिचुएशन में आ गया, और ये हाफ फिल्ड सिचुएशन में नहीं है, इसका एस पी एम्प्टी है, और वैसे भी डी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेबिलिटी गेन कर ली है क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन्स ने, और ये डीलोकलाइजेशन में अब हिस्सा नहीं ले रहे, और यानी मेटालिक बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि बाइंडिंग एनर्जी किस वजह से ज़्यादा थी, क्योंकि डी और तमाम एस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइजेशन शो कर रहे थे, और यानी एक मेटल के एटम का दूसरे मेटल के एटम के साथ जो बॉन्ड बन रहा है उसमें इन्वॉल्व हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ना ये स्टेबल हो गए हैं। जब भी कोई चीज़ स्टेबल हो जाती है हम कहते हैं अब उसकी रिएक्टिविटी कम हो गई है। तो अब क्रोमियम के जो 6 के 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने हाफ फिल्ड उनकी सिचुएशन आ गई है, तो जिसकी वजह से वो मोर टाइटली बाउंड हो गए हैं, ठीक है। वो अब डीलोकलाइजेशन नहीं कर रहे, और उनका मेटालिक बॉन्ड जो है वो वीक हो गया। जब मेटालिक बॉन्ड वीक हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी कम चाहिए, तो बाइंडिंग एनर्जी इनकी जो है वो लेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये आप इस ग्राफ की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, यानी यहाँ तक हमने बाइंडिंग एनर्जी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया।
अब ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों शो करते हैं, ये चीज़ हमने इसमें एक्सप्लेन करनी है। तो इसका वैसे जनरल रीज़न आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि उसमें एस और डी ऑर्बिटॉल सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, दैट्स वाई वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को हमने अब लिखना किस फॉर्म में है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल्स की तरह क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होते हैं, तो दैट्स वाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो दे हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑल द 3D सीरीज एलिमेंट्स शो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +2 तो सारे ही शो करते हैं। मतलब अब डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, कितने हैं, तो सबसे पहले जो है वो एस में से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, +2 तो सारे ही शो करेंगे, एस में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब किसी ने जब +3 ऑक्सीडेशन शो करनी है तो वो एस डी में से जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कोई +4 शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि एस के साथ फिर डी में से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इस तरह से हो रहा है, ठीक है। और फिर हमारे पास मैग्नीज जो है ना वो 7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, तो इसका मतलब है कि वो एस के साथ सारे के सारे अपने जो डी ऑर्बिटॉल्स हैं वो सारे के सारे यानी लॉस करके और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। ऑल द 3D series shows that oxidation state of +2 and in addition to higher oxidation states when the electrons of 4s orbitals take part in the bonding, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ +2 तो सारे ही शो करते हैं, जिसमें +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, 4s ऑर्बिटॉल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। रीज़न क्या है, बिकॉज दे हैव d इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू द s इलेक्ट्रॉन्स फॉर द पर्पज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये रीज़न है बेसिकली कि वाई द ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज दे हैव d ऑर्बिटॉल्स इन एडिशन टू s ऑर्बिटॉल्स, ठीक है, या s इलेक्ट्रॉन्स फॉर द पर्पज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, and these elements have several d and ns electrons, and the energies of these orbitals are very close to each other. The d electrons are easily lost. अब d के साथ क्यों लिखा हुआ है कि n-1, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो अगर यानी आप कौन से उसमें फोर्थ पीरियड में ना, फोर्थ पीरियड में, तो फोर्थ पीरियड में हमारे पास n जो है ये 4 हो जाएगा और 4 - 1 3, d जो है वो 3d चल रहा होगा, तो इसलिए आपने d के साथ n-1 ज़रूर लगाना है, ठीक है। द d इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली लॉस्ट एज ns इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उन्हें इनकी एनर्जी क्लोज होती है। इन द हाइस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फर्स्ट 5 एलिमेंट्स ऑल द s एंड d इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर द बॉन्डिंग, ठीक है। फर्स्ट 5 एलिमेंट्स में सारे के सारे यूज़ हो रहे होते हैं। अमॉन्ग 3D series मैग्नीज हैज़ द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 से +7 तक वो शो करता है, ठीक हो गया। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज अप टू द मिडल ऑफ द सीरीज एंड आफ्टर दैट दे डिक्रीज, एंड ये आपके पास शो हो रहा है, ये आपने करना नहीं है, ये ड्रॉ श्रॉ नहीं करना, वैसे आपको बताया जा रहा है कि मिडल तक जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ रही हैं, फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सब्स्टिट्यूट एलॉयज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। अच्छा, अब इसमें क्या हमारे पास, यानी जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो एलॉयज बनाती हैं। अब एलॉयज में सब्स्टिट्यूटेड एलॉयज का क्या मतलब है, एलॉय तो आपको पता है ना कि एक मेटल जब दूसरी मेटल के साथ जो है वो मिक्स हो जाएगी तो एक एलॉय बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ मेटल्स का जो आप कह लें साइज़, अगर ट्रांजिशन मेटल्स के साइज के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है तो ये जो है वो उसको सब्स्टिट्यूट कर देती है, ठीक है। मतलब वो वाली मेटल की जगह हम कोई भी ट्रांजिशन मेटल डाल देंगे तो वो सब्स्टिट्यूटेड एलॉयज बन जाते हैं, ठीक है, और उनकी मज़ीद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो करते हैं। तो आपने यहाँ पे मतलब एलॉयज के बारे में किस तरह से इन्फॉर्मेशन लिखनी है। एलॉयज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलॉयज विद ईच अदर। और रीज़न क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस, hence atoms of one metal can easily take up the position in the crystal lattice of the other, ठीक हो गया। यानी अगर एक मेटल है और वो किसी भी उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो अगर हम उसमें दूसरी मेटल डाल देंगे, ठीक है, तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को चेंज किए बगैर उसमें जो है उसको रिप्लेस कर सकती है, ठीक है। दे फॉर्म सब्स्टिट्यूशन एलॉयज अमॉन्ग देमसेल्व्स। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, स्टील एलॉयज आर द मटेरियल्स इन विच आयरन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय क्रोमियम, मैग्नीज एंड निकल, ठीक है। अब स्टील में क्या होता है हमारे पास,
यानी अगर हम देखें कि आयरन और कार्बन होते हैं तो हम उसको स्टील कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है कि आयरन की जगह, यानी हम कुछ आयरन मतलब आयरन की जगह हम क्रोमियम या मैग्नीज या निकल को अगर हम डाल दें तो वो आयरन की जो जगह है उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे आयरन जो है वो रिप्लेस हो जाएं, कुछ आयरन जो है वो क्रोमियम मैग्नीज निकल के साथ रिप्लेस हो सकते हैं और ये सब्स्टिट्यूटेड एलॉयज़ बना देंगे। स्टील हैज़ मोर यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ देन आयरन। अगर सिंपल खाली आयरन होगा तो उसके मुकाबले में स्टील जो है वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और उसमें भी हम आगे स्टील की भी आगे फर्दर सब्स्टिट्यूशन एनालाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास देखें ब्रास है, ब्रॉन्ज है, नाइक्रोम है। ये तो आपने परसेंटेजेस याद करनी है क्योंकि ये जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में तो ये आपसे परसेंटेज पूछ सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि ये आपको, जैसे कि आपको कोई ईयर याद करना पड़ जाता है या किसी साइंटिस्ट का नाम याद करना पड़ जाता है, तो आपको ब्रास, ब्रॉन्ज और नाइक्रोम की जो है वो ये परसेंटेजेस याद करनी है, ठीक है। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब अगर आप साथ साथ इसकी कोई हिंट्स रख लें, जैसे नाइक्रोम का तो चलो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, निकल भी है, क्रोमियम भी है अलॉन्ग विद द आयरन, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है कि ब्रॉन्ज है, जैसे कि मतलब अब ये स्टील का एलॉय बना हुआ है, आप देख लें स्टील का एलॉय बना हुआ है, यानी स्टील में ऑलरेडी आयरन था ना, ठीक है। आयरन और कॉपर, आयरन और कार्बन होता है, तो उसमें आयरन के साथ साथ अगर क्रोमियम और निकल भी ऐड कर दी जाए तो वो सब्स्टिट्यूटेड एलॉयज़ बन जाते हैं नाइक्रोम, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रॉन्ज में हमारे पास कॉपर एंड टिन ऐड किया जाता है और ब्रास में कॉपर एंड जिंक ऐड किया जाता है, ठीक है। और इनकी परसेंटेजेस भी आप लोगों ने देखनी है अलॉन्ग विद दैट प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। जैसे ब्रास जो है, इट इज strong alloy of copper which is soft and flexible and it does not corrode, and due to the low melting it is easy to use, and it is used to make locks, keys, water taps, pipes, artificial jewelry, door handles and parts of the machines, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है ब्रॉन्ज। इट इज़ स्ट्रॉन्ग, ब्रिलियंट एंड लॉन्ग लास्टिंग एंड इट डजंट करोड, क्योंकि बेसिकली इनको कोरोजन से ही बचाने के लिए आयरन में फिर डिफरेंट चीज़ों की जो है वो मिक्सिंग की जाती है। एंड इट इज़ यूज टू प्रिपेयर मेडल्स, कॉइन्स, बैजेस एंड बुलेट्स, ठीक है, ब्रॉन्ज के बनते हैं। बिसाइड्स दीज डेकोरेटिव आर्टिकल्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम दिस एलॉय। एंड नाइक्रोम एट द एंड यूज होता है फॉर इलेक्ट्रिक हीटर्स एंड फिलामेंट्स ऑफ द फर्नेसेस, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ द एसिड कैटालाइज्ड एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड राइट डाउन वन अदर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेम एस्टर। अच्छा, अब क्या है यहाँ पर कि आपने एसिड कैटालाइज्ड एस्टरिफिकेशन करनी है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम अल्कोहल ऐड करेंगे तो एस्टर बन जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपने प्रॉपरली कोई कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक एसिड लिया, ठीक है, और उसमें आपने इथाइल अल्कोहल डाला, ठीक है, और उससे आपने एस्टर बना लिया, ठीक है, उससे आपने एस्टर बना लिया है। यहाँ पर ये देखें, अब यानी सेम यही एस्टर बनाने का आप कोई मतलब अदर मेथड से भी वन अदर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सेम एस्टर, यानी इथाइल एसीटेट को ही किसी और मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो 2016 सप्ली 1 के पेपर में आपने क्या कहते हैं यहाँ पर ये पढ़ा था, ये आपने सप्ली 1 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 17 में एस्टरिफिकेशन पढ़ी थी, यानी आपने प्रॉपरली ये वाला इसकी डेफिनेशन लिखी, फिर आपने ये इसका जर्नल रिएक्शन लिखा, ठीक है। अच्छा, फिर आपने कोई एक प्रॉपर एग्जांपल ली, इथाइल एसीटेट प्रिपेयर किया। फिर इसी का था कि अदर मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, ठीक है, वहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैंने जर्नल लिखा हुआ है ना, तो अब आपने जर्नल नहीं लेना, ठीक है, आपने यहाँ पर C2H5OH यानी एथानोल लेना है, और यहाँ पे आपने एसिटाइल क्लोराइड लेना है, क्योंकि सेम एस्टर जो है वो आप इस मेथड से प्रिपेयर कर रहे हैं। या एनहाइड्राइड लेना है तो एसिड एनहाइड्राइड लेना है, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड लेना है, ताकि उससे हमारे पास, और साथ हमारे पास C2H5OH लेंगे ताकि हमारे पास जो है वो प्रॉपरली सेम एस्टर जो है वो बन सके, ठीक है।
तो यहाँ पर बताने का मकसद था कि एस्टेरिफिकेशन की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ये आप सारा कुछ पीछे कर चुके हैं, और वन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेम एस्टर, यानी कोई और मेथड भी आपने वहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक है, 2 और मेथड्स पढ़े हैं, उससे भी आपने सेम एस्टर बनाने की इक्वेशन लिखनी थी, ठीक है, और साथ मैकेनिज्म लिखा हुआ है, तो मैकेनिज्म ऑलरेडी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया हुआ है, तो डायरेक्ट इक्वेशन तो आपने लिख ली हुई है, तो साथ ये 4 स्टेप्स जो है वो मैकेनिज्म के भी आपने लिख लेने हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये इसका एस्टर फॉर्मेशन का बहुत अच्छे से मैकेनिज्म कर लिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, डिफाइन इनर्ट पेयर इफेक्ट, हाउ डज इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4th A। अब स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, इसमें प्रॉपरली लिखना कैसे है, फुल मार्क्स कैसे आएंगे, ठीक है। तो कुछ 3-4 बातें इंपॉर्टेंट बस वो लिखेंगे डेफिनेशन के साथ, तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। इसकी भी कोई हेल्पिंग वीडियो नहीं है, यहीं पर आपने इसको देखना है, क्योंकि यहाँ पर ये चैप्टर 13 का जो ग्रुप 4 है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये डिस्कस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है कि कार्बन एंड सिलिकॉन फैमिली कॉमनली शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड जर्मीनियम टिन एंड लेड शो बोथ +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। यानी ये आपने कार्बन सिलिकॉन, फिर जर्मीनियम टिन एंड लेड, ठीक है, तो ये +4 शो करते हैं और ये +2 and +4 दोनों शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड द जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स इज, यानी उनकी देखा जाए तो ये होती है, ठीक है। यानी अगर हम कार्बन की देखेंगे तो वो हो जाएगा 2s2 और 2p2 हो जाएगा, सिलिकॉन का देखेंगे तो वो 3s2 एंड 3p2 हो जाएगा। तो ये जो n है अगर इसको हम जनरल कर दे तो ns2 एंड np2 इनकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन आपने लिखनी है, व्हेन आपको नाम से पता चला ना कि इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी जो भी कोई पेयर है वो इनर्ट है, रिएक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास when 2 np2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये जो हमारे पास वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है इसमें से सिर्फ p के इलेक्ट्रॉन्स अगर इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड बनाने वाले और बनाने में, और s के इलेक्ट्रॉन्स नहीं इन्वॉल्व होंगे, तो ये एलिमेंट जस्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। एंड द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ns2 आर not lost in the formation of m+2 cations, ठीक है। and this pair of ns2 electrons is called inert pair of electrons and this effect is called inert pair effect। अब आप देखें यहाँ पर कि जब हम कार्बन से लेड की तरफ जाते हैं तो आपको पता है ना कि मतलब बाहर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि अंदर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। अब वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जब आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ती है तो वो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है और उसको जो है वो बॉन्ड बनाने में से रोकता है, जिसकी वजह से वो इनर्ट अब एक्ट करेगा। एज़ कम्पेयर टू जो p ऑर्बिटल है वो आपको पता है लूप फॉर्म में होता है, तो उसके ऊपर जो है वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यानी p इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो लेस है, ठीक है। और s इलेक्ट्रॉन जैसा कि आपको पता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इनर्टनेस शो करने लग जाता है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो ट्रेंड है वो देख लें, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन 4A ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि टॉप के मेंबर्स तो इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं शो करते क्योंकि उसमें तो न्यूक्लियस के यानी जो प्रोटॉन्स हैं वो कम ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नीचे जाते जाते आपको पता है d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स ऐड हो जाएंगे न्यूक्लियस में, और यानी हमारे पास लीडिंग टू द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। When we move from top to bottom in a group 4A, inert pair effect increases leading to lower oxidation state। यानी जब बॉटम पे जाएंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी, ठीक है। रीजन क्या है? बिकॉज द इनर s इलेक्ट्रॉन्स बिकम मोर टाइटली बाउंड एंड लेस अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज लीडिंग टू अ प्रेफरेंस फॉर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक हो गया। नेक्स्ट है, अब आपने हेडिंग देनी है स्टेबिलिटी ऑफ +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो आपको अब बिल्कुल कंप्लीटली पता चल गया है कि जो टॉप वाले हैं वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होंगे और लोअर वाले जो है वो +2 में, ठीक है। तो अब स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन और सिलिकॉन का तो पक्का पता है ना कि +4 ही शो करेंगे। जर्मीनियम टिन एंड लेड, उसमें देखना था कि जर्मीनियम से लेड की तरफ जाते हुए क्या होगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी
ठीक है, इस तरीके से। और स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज करेगी फ्रॉम जर्मीनियम से लेड की तरफ। अब आपने ये भी बता दिया। उसके बाद जो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपने बता देनी है, ठीक है। अब जब आप इस तरह से लिखेंगे तो स्टेटमेंट्स भी इतनी प्रॉपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सामने पता चल रहा है कि जर्मीनियम +2 के कंपाउंड्स लेस स्टेबल हैं और वो किस में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, +4 कंपाउंड्स में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें वो मोर स्टेबल हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि +2 से +4 में जाने के लिए वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो यहाँ पर उनकी ऑक्सीडेशन होगी और वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, ठीक है। और इसका मतलब है कि जर्मेनियम +4 के जो कंपाउंड्स होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, ठीक हो गया। सेम इसी तरीके से आपने बाकियों का भी लिख लेना है कि टिन +2 कंपाउंड्स जो हैं वो लेस स्टेबल हैं और वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहते हैं, वहाँ पे वो मोर स्टेबल हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन होगी। और अगर उनकी वो ऑक्सीडेशन शो करें तो इसका मतलब है कि रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और +4 के कंपाउंड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। और लेड +4 के कंपाउंड जो हैं वो लेस स्टेबल होते हैं और वो +2 फॉर्म में जाना चाहते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, उनकी रिडक्शन होती है, जिसकी वजह से वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं और लेड +2 के कंपाउंड्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट में हमारे मीन्स कि यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा लेड में शो हो रहा है, ठीक हो गया। और यहाँ पे 10 ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ M+2 एंड N+4 कैटाइंस ऑफ जर्मीनियम, टिन एंड लेड इज। अब जर्मीनियम में +4 ज़्यादा स्टेबल है, टिन में भी +4 ज़्यादा स्टेबल है और लेड में +2 ज़्यादा स्टेबल है, ठीक हो गया। तो ये आपने कम्प्लीटली इसको डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।